नमस्कार व्यूअर्स। तो इस वीडियो पार्ट में आज हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कोहल्स को डिस्कस करेंगे, एल्कोहलों के भौतिक गुण, ठीक है। और इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे इसका फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था, नेचर ऑफ डिफरेंट एल्कोहल्स, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी और एल्कोहलेट फॉर्मेशन। तो ये सारे पॉइंट देखने, तो लेट वी स्टार्ट इट। भौतिक गुण में सबसे पहले हम देख रहे हैं भौतिक अवस्था, ठीक है, फिजिकल स्टेट। तो अगर आप एल्कोहलों की सीरीज़ में देखेंगे तो कार्बन 1 से लेकर के कार्बन 11 तक, मतलब मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, चलते जाइए तो ये अनडेकेनॉल तक 11 है ना, अनडेकेनॉल तक। तो C1 to C11 ये मिलेंगे आपको द्रव, और इनकी स्पेसिफिक एल्कोहली स्मेल होती है, जैसे शराब जैसी स्मेल होती है। तो एल्कोहली स्मेल जिसे हम कहते हैं, एल्कोहलिक स्मेल मिलेगी, और टेस्ट बहुत ही ज़्यादा सॉर होगा, मतलब बहुत तीखा होगा इनका टेस्ट। C12 या उससे ज़्यादा, C12, 13, 14, 15 आगे बढ़ते जाओ, ये सारे के सारे जो समजातीय एल्कोहल होंगे ये सब मोम जैसे ठोस होते हैं, और इनमें कोई गंध नहीं होती, कोई स्वाद नहीं होता। मतलब ये गंधहीन और स्वादहीन या ऑर्डरलेस और इस टेस्टलेस, दे हैव नो ऑर्डर, वी कैन से स्मेल भी, तो दे हैव नो स्मेल और दे हैव नो टेस्ट। तो ये होते हैं। एक बड़ा फैक्ट है इन सब में, एल्कोहल्स में अगर हम देखें C1 to C11 में, क्योंकि जैसे जैसे आप 1 से 2 जाएंगे अणुभार बढ़ेगा, 3 जाएंगे तो अणुभार और बढ़ेगा, और इनमें सब समजातीय एल्कोहल ले रहे हैं हम। समजातीय एल्कोहल का मतलब जिसमें केवल CH2 ग्रुप जो है वो चेंज होता जाएगा, जैसे CH3OH पहला हो गया, तो अब CH3OH को हम लिख सकते हैं HCH2OH। अगर एथेनॉल बनाना हो तो CH3CH2OH, प्रोपेनॉल CH3CH2CH2OH, ब्यूटेनॉल CH3 3 बार CH2 आएगा, ब्यूटेनॉल है ना बेटा, तो CH3CH2CH2CH2 फिर OH। तो ये सब समजातीय एल्कोहल हैं। तो जैसे जैसे समजातीय एल्कोहल में कार्बन नंबर्स बढ़ेंगे या CH2 नंबर्स बढ़ेंगे, जो द्रव की सयांता है, विस्कोसिटी, वो बढ़ती जाती है। तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं जैसे जैसे अणुभार बढ़ेगा सयांता बढ़ेगी। इसके पीछे का कारण ये होता है कि जब नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप बढ़ेंगे तो एक अणु का दूसरे अणु के साथ संपर्क क्षेत्र बढ़ेगा, जिसके हम कहते हैं पृष्ठ क्षेत्रफल। और पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ने से उनके बीच में कार्यरत जो वैन डर वाल आकर्षण बल है, उस आकर्षण बल का मान भी बढ़ेगा। और आकर्षण बल का मान अगर बढ़ेगा, आकर्षण बल का मान बढ़ेगा, तो सयांता भी क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि अणुओं के बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो होता है वो ज़्यादा होता जाएगा। जैसे अगर कम अणु हैं, अगर एरिया बढ़ता जा रहा है, या कह सकते हैं नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप बढ़ते जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है सरफेस एरिया बढ़ेगा। सरफेस एरिया बढ़ेगा तो वैन डर वाल फोर्स बढ़ेगा, और वैन डर वाल फोर्स बढ़ेगा तो इनका सयांता भी क्या होगी, बढ़ेगी। आगे देखो जरा, इसका नेचर क्या है। ये न्यूट्रल होते हैं, लिटमस पेपर पे इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ब्लू वाला भी एज इट इज़ ब्लू पड़ा रहता है, और रेड वाला भी एज इट इज़ रेड पड़ा रहता है। निम्न समजात एल्कोहल जो होते हैं वो जल से हल्के होते हैं। जो कम अणुभार वाले एल्कोहल्स, मेथेनॉल, एथेनॉल, ये सब होते हैं, वो जल से हल्के होते हैं। और जो मेथेनॉल है, टेस्ट की बात हम कर रहे हैं, जो मेथेनॉल है वो वास्तव में बहुत जहरीला पदार्थ होता है। मेथेनॉल की अगर एक बूंद आँखों में पड़ जाए, या एक बूंद अगर वो व्यक्ति पी ले, तो वो हो सकता है मैड हो जाए, या उसकी आंखों की रोशनी भी जा सकती है। मेथेनॉल बहुत ही जहरीला पदार्थ है। अगर ज़्यादा मात्रा में मेथेनॉल बॉडी में चला जाता है, मेथेनॉल अगर बॉडी में ज़्यादा मात्रा में चला जाता है तो व्यक्ति पागल भी हो सकता है। और अगर कुछ ज़्यादा मात्रा हो जाए, और ज़्यादा मात्रा हो जाए, तो एक्सटेंट एवन फैटल डेथ भी हो सकती है उस व्यक्ति की जिसके बॉडी में मेथेनॉल ज़्यादा जाएगा, ठीक है। तो मेथेनॉल बहुत ही जहरीला होता है, व्यक्ति अंधा, पागल या एवन डेथ भी हो सकती है अगर मेथेनॉल की क्वांटिटी उसकी बॉडी में बढ़ती है। तो एथेनॉल उतना ज़्यादा टॉक्सिक नहीं होता। हाँ, लंबे समय तक अगर आप उसे इनटेक करेंगे एज अ वाइन, या एज अ जो बियर होती है, या वाइन कह सकते हैं, तो उसमें अगर शराब की मात्रा में शराब में एल्कोहल की मात्रा ज़्यादा हो तो बॉडी के कई वाइटल ऑर्गन्स को प्रभावित करता है। तो एज इट इज़ जहरीला नहीं, जैसे मेथेनॉल इंस्टेंट इफेक्ट दिखाता है, एथेनॉल इंस्टेंट इफेक्ट नहीं दिखाता है। क्लियर बेटा। अब अगला फैक्ट हम बताने वाले हैं क्वथनांक। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जामिनेशंस। एथेनॉल की मतलब एल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यही है क्वथनांक का, ठीक है। तो क्वथनांक क्या है, वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। हम फिर से बोल रहे हैं, किसी द्रव का वह ताप जिस पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब मतलब 1 atm या 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, तो वह ताप जिस पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उस ताप को द्रव का क्वथनांक कहते हैं, ठीक है। हम एक बार फिर से बोल रहे हैं,
वह ताप जिस पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, द्रव का क्वथनांक कहलाता है, द्रव का क्वथनांक कहलाता है। ठीक है, मतलब उस समय वो द्रव उबलने लगेगा, क्योंकि उसका जो वाष्प दाब होगा वो उसकी द्रव की सतह पर पड़ने वाले वायुमंडलीय दाब से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, या कह सकते हो उसके बराबर हो जाएगा, और उस समय द्रव उबलना प्रारंभ कर देता है। उस ताप को, जिस ताप पर यह दशा प्राप्त होगी, उस ताप को उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं। ठीक है, अब इसके फैक्ट में ज़रा देखो, दो तीन बातें याद रखिए। एल्कोहल में अगर आप देखें, ये ROH है, ROH। ठीक है बेटा, ये एल्कोहल का सामान्य स्ट्रक्चर। इसमें अगर आप देखें तो दो बातें हैं। एक तो यहाँ पर O और H के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब एक ये जो O और H है ये एक पोलर बॉन्ड होगा ना, ये पोलर बॉन्ड होगा। तो जब पोलर बॉन्ड होगा इस पर आएगा प्लस और इस पर आएगा माइनस। ठीक है, तो ये पोलर बॉन्ड होगा। अच्छा, ये रिस्पॉन्सिबल होगा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए। एक तो चीज़ ये ध्यान रखो। दूसरा, ये जो R होता है, R, ये जो पोर्शन है, दिस इज हाइड्रोफोबिक पोर्शन, जल विरोधी कह सकते हैं। ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है एल्कोहल में, और ये जो पार्ट है बेटा वो हाइड्रोफिलिक पार्ट है। हाइड्रोफिलिक मतलब this portion has a tendency to form hydrogen bond with water molecules and other hydrogen containing molecules। तो अगर कोई हाइड्रोजन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स है तो इसके साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखता है। अगर कोई ऑक्सीजन वाला मॉलिक्यूल आ जाए तो उसके साथ, या कोई दूसरा मॉलिक्यूल जो हाइड्रोजन बॉन्ड या जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज शो करता है उसके साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की क्षमता रखता है। तो कहने का मतलब एल्कोहल में जो OH वाला पोर्शन है ये हाइड्रोफिलिक पोर्शन है या हाइड्रोफिलिक पार्ट है, मतलब ये जल स्नेही सिरा है एल्कोहल के अंदर, जल स्नेही, और ये वाला सिरा बेटा जल विरोधी है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अभी इसकी ज़रूरत पड़ेगी आगे। ठीक है, अब आते हैं क्वथनांक पर। अब एक फैक्ट देखो जरा, क्वथनांक के साथ ये है कि सीधा जो एल्कोहल के अणु हैं उनमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। एल्कोहल के अणुओं के मध्य में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, ये जनरल स्टेटमेंट है। एल्कोहल के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। ठीक है, ये एक सामान्य सा कथन है, हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। अब देखो कैसे पाया जाएगा। ये एल्कोहल ROH, एंगुलर स्ट्रक्चर तो होगा ही होगा, है ना, ROH, और ऐसे यहाँ पर भी हम ऐसे दिखा रहे हैं ROH, फिर से ROH। ठीक है बेटा, अब आप देखें यहाँ पर तो ये पार्शियल पॉजिटिव होगा, ये पार्शियल निगेटिव होगा, ये पार्शियल निगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, बॉन्ड ही पोलर है, निगेटिव और ये पॉजिटिव। अब देखो, एक अणु का जो आंशिक धनावेशित हाइड्रोजन है वो दूसरे अल्कोहल के अणु के आंशिक ऋणावेशित ऑक्सीजन के साथ क्षीण आकर्षण बल द्वारा बंधेगा। ये है, ऐसे इधर है, एंड दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो एल्कोहल के अणुओं के मध्य में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। ठीक, ये तो बात समझ में आ गई। अब इसका एक दूसरा हिस्सा देखो कि एल्कोहल्स में अगर हम समजातीय एल्कोहल ले रहे हैं तो ये चीज़ ध्यान रखो, अणुभार जैसे जैसे बढ़ेगा क्वथनांक बढ़ेगा। ठीक है, हम एल्कोहलों की बात कर रहे हैं, किसी दूसरे कंपाउंड के साथ कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं। एल्कोहल, मेथनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, इन सब का हम कंपैरिजन कर रहे हैं। तो जैसे जैसे अणुभार बढ़ेगा क्वथनांक भी क्या होगा बेटा, बढ़ेगा। अणुभार बढ़ेगा क्वथनांक बढ़ेगा। एक चीज़ तो ध्यान रखो, जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है जिसमें एक OH है तो उन सभी में ये कंडीशन आएगी। लेकिन जो R ग्रुप है, R ग्रुप, इसके नंबर्स बढ़ेंगे तो जो इसके नंबर्स अगर बढ़ेंगे तो कह सकते हैं अणुभार बढ़ेगा। तो अणुभार बढ़ेगा तो हम कुछ शुरुआती जो कंपाउंड हैं समझात उनको ले रहे हैं। जैसे ये है CH3OH मेथनॉल, ये हम ले रहे हैं C2H5OH, ये है बेटा C3H7OH, और ये नॉर्मल है मतलब CH3 CH2 CH2OH। और ऐसे ही हम N ब्यूटिल एल्कोहल ले रहे हैं C4H9OH, ये भी सब स्ट्रेट चेन है, मतलब CH3 3 बार CH2 फिर OH। क्लियर। अब इसका अणुभार अगर निकाला जाए, अगर इसका अणुभार आप कैलकुलेट करिए
तो 12 और 4 16, 16 16 32, इसका अणुभार आएगा 32, इसका आएगा 24, 24 और 6 30 और 16 46, ठीक है। इसका 12 24 36, 36 और 8 36 और 8 44, 44 36 और 8 44, 44 और 16 44 50 60, इसका अणुभार आ गया 60। यहाँ देखो ज़रा 12 24 48, 48 और 10 58, 58 और 58 और 6 64, 64 10 74, इसका अणुभार आ गया 74, ठीक है ना। 12 24 36, 36 और 8 44, 44 और 6 50 10, ठीक है। तो ये है अणुभार, ठीक है। ये इनका सब मॉलिक्यूलर वेट है। अब इसका अगर आप बॉइलिंग पॉइंट देखें, इसका अगर बॉइलिंग पॉइंट देखें तो आपको फ़र्क दिखाई पड़ेगा। इसका होता है 64.5 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट। इसका बॉइलिंग पॉइंट देखें अगर आप 78.3 डिग्री सेल्सियस, देख रहे हैं आप, अणुभार बढ़ गया, क्वथनांक भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसका देखें अगर आप तो 97 डिग्री सेल्सियस, ये देखो बेटा 78 से 97 हो गया। और एन ब्यूटिल अल्कोहल का अगर आप देखेंगे तो 118 डिग्री सेल्सियस का बॉइलिंग पॉइंट आएगा। तो जैसे जैसे अणुभार बढ़ता जा रहा है, क्वथनांक भी क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो एक सीधा स्टेटमेंट बताया था, अणुभार बढ़ेगा तो क्वथनांक क्या होगा, बढ़ेगा। आप पैटर्न याद रखो, एज इट इज़ गुड। नहीं याद है तो आप इफेक्ट लगा दो कि अणुभार जैसे जैसे बढ़ेगा समजातीय अल्कोहलों के क्वथनांक भी क्या होंगे, बढ़ेंगे, ठीक है। अब इसका दूसरा पार्ट देखो, क्वथनांक का ही दूसरा हिस्सा हम दिखा रहे हैं। अब इसमें अगर आप देखें तो जो एल्कोहल का कंपैरिजन अगर हम पानी से करें, एल्कोहल का कंपैरिजन अगर हम पानी से करें तो वहाँ हमें क्या दिखता है, एक एल्कोहल ROH, और जो छोटे एल्कोहल है उन्हीं की बात हम कर रहे हैं। जो बड़े एल्कोहल वहाँ के तो अणुभार ज़्यादा डोमिनेंट फैक्टर हो जाएगा। अभी हम जो छोटे एल्कोहल लाइक दैट मेथनॉल, एथनॉल, इनकी बात अगर हम करें तो हम इन्हीं दोनों को ले भी रहे हैं। मेथनॉल या आप कंपैरिजन करने के लिए हमने ले लिया है C2H5OH, ठीक है। अब इससे ऊपर या भी देखो, इसको भी ले सकते हैं, इसके ऊपर अगर आप जाएंगे तो अणुभार बढ़ जाएगा। तो वहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड के बजाय वहाँ डोमिनेंट फैक्टर हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट, तो क्वथनांक तो वैसे ही बढ़ जाएगा। हम अभी जो छोटे समजातीय अल्कोहल हैं उनको हम ले रहे हैं और इसकी तुलना हम कर रहे हैं किससे, इसको अगेंस्ट हम किसको दिखा रहे हैं, वाटर के साथ, ठीक है। अब अगर आप इसका अगर अणुभार देखें तो कितना है, 32, और इसका अणुभार कितना है, 46। इसका बॉइलिंग पॉइंट 64.5 आ रहा है और इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना आ रहा है, 78.3 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और यहीं पर पानी को ले लो। अब पानी का अणुभार 16 और 2 18 और क्वथनांक कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। बात दिखा आपको, कुछ डिफरेंस दिखाई पड़ा। देखिए मेथनॉल अणुभार 32, अणुभार कितना है बेटा, 32, लगभग इसका 2 गुना है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट है 64.5 डिग्री सेल्सियस। इसका अणुभार लगभग 3 गुना कह सकते हैं, नॉट एग्जैक्ट 3 टाइम्स, लेकिन लगभग, ज़्यादा तो है ही है। तो एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट कितना आ रहा है, 78.3 डिग्री सेल्सियस, मतलब पानी के क्वथनांक से क्या इनका क्वथनांक कम है। और ये 18 AMU है, अणुभार इसका 18 आ रहा है और बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसा क्यों है, यहाँ ये बात तो लग रही थी कि एल्कोहल, समजातीय एल्कोहल में अणुभार बढ़ेगा तो क्वथनांक बढ़ेगा, वो बात सही थी यहाँ। लेकिन हम यहाँ दूसरी बात आपसे कर रहे हैं, यहाँ हम एल्कोहल का कंपैरिजन पानी के साथ कर रहे हैं, वहाँ पर ये फैक्ट नहीं लग रहा है कि अणुभार बढ़ेगा तो क्वथनांक बढ़ेगा, नहीं, वो लॉजिक यहाँ नहीं लगेगा। यहाँ दूसरा है और वो है एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, जो परसेंटेज या कह सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड किस में ज़्यादा है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें ज़्यादा और इसमें क्या है, कम है। तो इसमें हाइड्रोजन बंध की जो मात्रा है, इसमें एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, इसमें जो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड है इज मैक्सिमम, इसमें ज़्यादा है। तो हाइड्रोजन बंध का जो परिमाण है वो H2O में ज़्यादा है और इसमें कम है, क्लियर। और इसीलिए एल्कोहल जो समजातीय एल्कोहल हैं उनका क्वथनांक कम होता है, पानी का क्वथनांक ज़्यादा होता है। तो आप दोनों ये बात कह सकते हैं, हम इसका फैक्ट और बता रहे हैं अभी आपको, लेकिन ये बात कह सकते हैं कि जो समजातीय एल्कोहल छोटे एल्कोहल हैं, निम्न समजातीय एल्कोहल, यहाँ लिख देते हैं निम्न समजातीय एल्कोहल, ठीक है बेटा। तो निम्न समजातीय जो एल्कोहल हैं उनका क्वथनांक कम है, पानी का क्वथनांक ज़्यादा है, ठीक है। अब इसका कारण देखो, इसका रीज़न देखो, ऐसा हो क्यों रहा था कि पानी का क्वथनांक ज़्यादा हो गया और एल्कोहल जो निम्न समजातीय एल्कोहल है, मेथनॉल, एथनॉल का क्वथनांक कम हो गया। अब पानी के साथ
पानी के साथ अगर आप देखें, ये है एंगुलर 104.5 डिग्री का बॉन्ड एंगल। अब देखो होता क्या है, पानी, ये देखो पर वाटर मॉलिक्यूल जो होता है वो 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। पर वाटर मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। एक हाइड्रोजन इस OH के साथ दूसरा कोई ऑक्सीजन का अणु होगा, यहाँ पर उसके साथ अटैच होगा, ये ऐसे ये किसी और के साथ अटैच होगा, ऐसे ये किसी और के साथ अटैच होगा, और ऐसे ये किसी और के साथ अटैच होगा। अब इस तरह की अवस्था इसके साथ भी होगी, इसके साथ भी होगी, इसके साथ भी होगी, इसके साथ भी होगी। हमने केवल एक H2O के रेस्पेक्ट में दिखाया है। 4 यहाँ भी बनेगा, 4 इसके साथ, 2 इधर इधर, ऐसे इस तरह से। तो एक वाटर मॉलिक्यूल के रेस्पेक्ट में अगर आप देखें तो 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, एक रीज़न तो ये है, एक रीज़न तो ये है। पहला रीज़न तो ये हम बता रहे हैं आपको कि आखिर ये वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों हुआ मेथनॉल एथनॉल से। तो एक तो ये हो गया। एल्कोहल के केस में अगर आप देखें, एल्कोहल के केस में अगर आप देखें तो यहाँ पॉसिबिलिटी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इज ओनली 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं बेटा। 2 तो ऑक्सीजन के साथ हो जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा, और एक हाइड्रोजन बॉन्ड इस हाइड्रोजन के साथ बन जाएगा, एक हाइड्रोजन बॉन्ड इस हाइड्रोजन के साथ बन जाएगा, और 2 हाइड्रोजन बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ बन जाएगा। तो अगर आप देखें इस R के साथ तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनने वाला नहीं है। तो अगर आप इस एल्कोहल में देखें तो कुल पर ऑक्सीजन या पर एल्कोहल मॉलिक्यूल्स कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं? 3 बन रहे हैं। तो यहाँ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है पर एल्कोहल, और यहाँ 4 हाइड्रोजन बॉन्ड है पर H2O। एक H2O के रेस्पेक्ट में 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं, 1 2 3 4, रेड वाले दिखा रहे हैं बेटा। और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है पर एल्कोहल, 1 2 और 3। क्लियर? एक रीज़न तो ये है। तो अगर आप देखें तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड की प्रतिशत मात्रा क्या है? ज़्यादा है, और यहाँ कम। तो हाइड्रोजन बॉन्ड की प्रतिशत मात्रा अगर ज़्यादा है तो इसका क्वथनांक भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। मतलब इट रिक्वायर्स मोर एनर्जी टू सेपरेट आउट या टू इवेपोरेट। ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होगा इसको इवेपोरेट होने के लिए एज कम्पेयर टू ROH। क्लियर? तो यहाँ एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड की प्रतिशत मात्रा ज़्यादा, यहाँ कम। दूसरा रीज़न देखो, दूसरा फैक्ट एक और, अगर आप देखें ये जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये एल्कोहल हम इस तरह से ले रहे हैं, यहाँ पर दिखा रहे हैं, ठीक है, और ये वाटर ले रहे हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड बन कब रहा है? हाइड्रोजन बॉन्ड तब बन रहा है ना जब ये बॉन्ड पोलर हो रहा है। OH का बॉन्ड पोलर, यहाँ भी बॉन्ड पोलर, तो इस पे आ रहा है पॉजिटिव और इस पे आ रहा है नेगेटिव। यही तो है बेटा। अच्छा, यहाँ पर भी क्या आ रहा है? आंशिक ऋणावेशित, आंशिक धनावेशित, ये आ रहा है। यहाँ भी धनावेशित है। अब हम केवल इस बॉन्ड को कंपेयर कर रहे हैं, इधर नहीं, ये तो दो चांस बन रहा है, बट हम इसको कंपेयर कर रहे हैं। तो इस पे आंशिक ऋणावेशित, आंशिक धनावेशित, आंशिक ऋणावेशित, आंशिक धनावेशित, ये एल्कोहल का है और ये वाटर का है। अब इन दोनों में अगर आप देखें तो इस आंशिक ऋणावेशित को, ये जो R ग्रुप है, आल ग्रुप बल्कि ग्रुप होते हैं। आल ग्रुप क्या होते हैं? बल्कि ग्रुप। R एल्किल ग्रुप जो होते हैं बल्कि ग्रुप होते हैं। दे आर इलेक्ट्रॉन डोनेटर, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं सामने वाले को, चाहे ज़रूरत हो या ना हो। और इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं? ये जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, दैट इफेक्ट इज नोन एज +I इफेक्ट होगा बेटा। इंडक्टिव इफेक्ट का धनात्मक हिस्सा होगा। R जो है इस ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, नेगेटिव सेंटर को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। समझ में आ रहा है? R जो है इस ऑक्सीजन को डोनेट करेगा, और ऑक्सीजन पे चार्ज कौन सा है? नेगेटिव। तो अगर नेगेटिव सेंटर पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़े, ध्यान से सुनिएगा स्टेटमेंट, अगर नेगेटिव सेंटर पर, केवल ऑक्सीजन की बात हम नहीं कर रहे हैं, कहीं पर भी ऑर्गेनिक में ये लॉजिक कहीं भी लगा दो, अगर नेगेटिव सेंटर पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है तो उसकी स्टेबिलिटी घट जाएगी। हम फिर से बोल रहे हैं, नेगेटिव सेंटर पर अगर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ता है तो अस्थायित्व घट जाता है। एक बार और, नेगेटिव सेंटर पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अगर बढ़ता है तो अस्थायित्व घट जाता है। अब देखो जरा, अगर इस +I इफेक्ट के कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पे बढ़ेगी तो ये जो ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज है ना, ये थोड़ा डिस्टेबलाइज होगा, मतलब इसका अस्थायित्व कम होगा। और जब इसका अस्थायित्व कम होगा तो जो पॉजिटिव एक्सटेंट है ना इस पर, उसकी मात्रा भी क्या हो जाएगी? घट जाएगी।
इसके कंपैरिजन में इसको देखो, हाइड्रोजन के पास तो कोई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है नहीं, इस हाइड्रोजन के पास भी कोई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है नहीं, तो यहाँ पर कहीं पर भी प्लस आई इफेक्ट तो होने वाला नहीं है। तो अब ऑक्सीजन अपना जो इलेक्ट्रोनेगेटिव इफेक्ट है ना वो ज़्यादा डोमिनेंट फॉर्म में दिखाएगा यहाँ पर। तो इस पर जो नेगेटिव चार्ज होगा वो ज़्यादा होगा और इस पर नेगेटिव चार्ज कम होगा। तो इसके रेस्पेक्ट में इसके द्वारा जो बनने वाला हाइड्रोजन बॉन्ड होगा वो दुर्बल होगा और इसके द्वारा जो बनने वाला हाइड्रोजन बॉन्ड होगा वो प्रबल होगा। तो यहाँ वीक हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, यहाँ वीक हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। ठीक बेटा, तो यहाँ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, इसीलिए H2 का जो BP है वो अल्कोहल से क्या होता है, ज़्यादा। ये BP का है पैटर्न, वाटर का BP ज़्यादा, अल्कोहल का BP क्या होता है, कम होता है। क्लियर। तो दो रीज़न है सिंपल कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों हुआ, क्योंकि पानी में पर वाटर मॉलिक्यूल्स 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं एज़ कम्पेयर टू जो लोअर अल्कोहल्स हैं उसमें पर मॉलिक्यूल्स 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं। अब आप जानते हैं जैसे जैसे ये कैरेक्टर बढ़ेगा ना हाइड्रोजन बॉन्ड की पॉसिबिलिटी भी और घटती जाएगी। हाइड्रोजन बॉन्ड की जो संभावना है या जो मात्रा है या जो उसकी क्षमता है, स्ट्रेंथ, वो और घटती जाएगी। तो इसलिए बॉइलिंग पॉइंट उसके रेस्पेक्ट में और घटता जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आओ जरा, इधर आओ। दूसरा रीज़न क्या है, ROH में ऑक्सीजन पर जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज है उस पर प्लस आई इफेक्ट के कारण इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। जब इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी नेगेटिव सेंटर पर तो इसके द्वारा जो बनने वाला हाइड्रोजन बॉन्ड होगा वो वीक होगा, जबकि वाटर में ऐसा नहीं है। वाटर में इस ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिव प्रभाव है वो बहुत डोमिनेट करता है, इसीलिए इसके द्वारा जो बनने वाला हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो स्ट्रांग होता है। और इसके द्वारा हाइड्रोजन बॉन्ड जब बनेगा स्ट्रांग होगा तो इसको पानी के अणुओं को दूर दूर अर्थात वाष्पित करने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, मतलब इसका BP ज़्यादा, इसका BP कम। क्लियर। बॉइलिंग पॉइंट कुछ दूसरे एस्पेक्ट भी देखो। अब की बार ले रहे हैं अल्कोहल में समावयवी अल्कोहल। समावयवी अणुभार समान, अणुसूत्र समान तो अणुभार भी समान होगा, है ना, लेकिन जो उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो अलग अलग होगा। अब हम यहाँ जो केस उठा रहे हैं उसमें एक पैटर्न याद रखिएगा, ये होता है समावयवी अल्कोहल अगर है आपके पास तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट का जो इंक्रीमेंट ऑर्डर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर जो है वो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, मतलब 1 डिग्री का BP ज़्यादा होता है, 2 डिग्री का कम और 3 डिग्री का सबसे कम होता है। ठीक है, तो यहाँ एग्जाम्पल में हम उठा रहे हैं C4H9OH, C4H9OH ये है और इसके 4 आइसोमर पॉसिबल है, अल्कोहलिक 4 आइसोमर पॉसिबल हैं, जैसे 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और ये 1 डिग्री और ये भी 1 डिग्री है। अब इसका नाम टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल, ये सेकेंडरी ब्यूटिल अल्कोहल, ये आइसो ब्यूटिल अल्कोहल, ये नॉर्मल ब्यूटिल अल्कोहल है बेटा। ये टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल, दिस इज टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल, ये सेकेंडरी ब्यूटिल अल्कोहल, ये आइसो ब्यूटिल अल्कोहल, ये कॉमन नेम हम बोल रहे हैं, और ये नॉर्मल ब्यूटिल अल्कोहल, या ब्यूट-1-ऑल, ये CH3 CH2 3 बार है, CH2 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 फिर OH, ये 1 2 3 1 2 3 तो 2 मेथिल प्रोप-1-ऑल, 1 2 3 4 ब्यूट-2-ऑल, 1 2 3 2 मेथिल ब्यूट-2-ऑल। क्लियर, 2 मेथिल ब्यूट-2-ऑल। अब देखो जरा इसमें अगर आप देखें 3 डिग्री का 3 डिग्री, 2 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, तो इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा और इसका बॉइलिंग पॉइंट कम और इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम। क्लियर। एक पैटर्न सिंपल याद रखिए, 3 to 1, 3 का कम, 2 का ज़्यादा, 1 का सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, ये समावयवी अल्कोहल्स के लिए है बेटा। क्लियर। अब इसका रीज़न देखो, इसका रीज़न का एक बड़ा फैक्ट हम ये बता रहे हैं आपको। देखो ज़रा क्या है, यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको हाइड्रोकार्बन की चेन ज़्यादा मिलेगी, CH3 CH2 CH2, तो पृष्ठ क्षेत्रफल ज़्यादा है, पृष्ठ क्षेत्रफल ज़्यादा है तो परिणामी जो वंडरवाल फोर्सेस लगेंगे हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन, जैसे पृष्ठ क्षेत्रफल ज़्यादा है तो इनके बीच में जो लगने वाला वंडरवाल आकर्षण बल है इनके अणुओं के बीच में लगने वाला, CH3 CH2 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 OH है ना। जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड तो सब में मिलेगा, OH तो हाइड्रोजन बॉन्ड मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अगर हम लंबी चेन ले लें और अणुभार वाला भी समान है, सबके अणुभार समान है, तो अणुभार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, वो फैक्ट भी नहीं लगने वाला यहाँ। OH के नंबर्स के बेस पे भी वो भी फैक्ट नहीं लगने वाला। तब क्या लगने वाला है, तब यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जो हाइड्रोकार्बन पोर्शन है वो कितना ज़्यादा वॉल्यूम घेर रहा है अणु के अंदर। तो अगर आप देखें तो नॉर्मल है, नॉर्मल अल्कोहल है स्ट्रेट चेन, उसमें अगर आप एल्किल के नंबर्स देखें तो एल्किल के या हाइड्रोकार्बन अणुओं के बीच में जो लगने वाला वंडरवाल आकर्षण बल है वो ज़्यादा होगा। तो जब उनका आकर्षण बल का मान ज़्यादा होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। जैसे जैसे शाखाएँ बढ़ेंगी, जैसे जैसे शाखाएँ बढ़ेंगी तो हाइड्रोकार्बन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल वो क्या हो जाएगा, घटता जाएगा। ये है अणु
अगर ये शाखाएं बढ़ी, नंबर ऑफ ब्रांचेस अगर बढ़े एल्किल ग्रुप के, तो जो हाइड्रोकार्बन का जो वॉल्यूम होगा या सरफेस एरिया जो होगा, पृष्ठ क्षेत्रफल, वो घटता जाएगा। और जब वो घटता जाएगा तो परिणामी वान डेर वाल आकर्षण बल के मान भी क्या होंगे, घटते जाएंगे। और जब वो घटेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। समझ रहे हैं आप? तो यहाँ पृष्ठ क्षेत्रफल ये बढ़ता है तो बीपी बढ़ता है, तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल ज़्यादा, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल उसके रेस्पेक्टिव में कम आएगा, इसका और कम आएगा और इसका सबसे कम आएगा। तो पृष्ठ क्षेत्रफल जब घटेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, घटेगा। पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। एक रीज़न तो ये है। दूसरा रीज़न एक और देखो, ठीक है। अब इसमें अगर आप 3 डिग्री वाले में देखें, इसी में कंपेयर कर लो, ज़्यादा समझ में आ जाएगी बात। अभी हम आपको प्लस आई इफेक्ट के बारे में बात कर रहे थे इसके पहले वाले में। यहाँ देखें तो आप इस कार्बन पर 3 तरफ से प्लस आई इफेक्ट काम करेगा, 3 तरफ से प्लस आई इफेक्ट काम करेगा। तो इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ेगा, जिसके कारण इस पर जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज की वैल्यू है वो घटेगी, और उसके रेस्पेक्ट में जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है उसकी वैल्यू भी क्या होगी, घटेगी। तो 3 डिग्री एल्कोहल में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा वो दुर्बल प्रकार का बनेगा। यहाँ क्या है, यहाँ 2 तरफ से आएगा, यहाँ सिर्फ एक तरफ से आएगा और यहाँ भी एक तरफ से आएगा। तो इसमें अगर आप देखें तो इस 1 डिग्री वाले में हाइड्रोजन बॉन्ड का परिमाण ज़्यादा होगा, या जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा वो स्ट्रांग बनेगा। 3 डिग्री वाले में हाइड्रोजन बॉन्ड थोड़ा कम स्ट्रांग बनेगा, या दुर्बल प्रकार का बनेगा। तो दूसरा रीज़न ये है प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। प्लस आई इफेक्ट के कारण 3 डिग्री एल्कोहल में हाइड्रोजन बंध दुर्बल हो जाता है, जबकि 1 डिग्री एल्कोहल में यह प्रबल होता है, यह तुलनात्मक रूप से प्रबल होता है, ठीक बेटा। तो ये 1 डिग्री एल्कोहल में एज़ कम्पेयर टू 3 डिग्री एंड 2 डिग्री, यहाँ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, इसलिए इसका बीपी ज़्यादा होगा और इसका बीपी क्या होगा, कम होगा। क्लियर है? तो 2 रीज़न है, सरफेस एरिया और दूसरा है प्लस आई इफेक्ट। क्लियर? अगला पार्ट देखो। तो बॉइलिंग पॉइंट के अगले हिस्से में अब हम ये देखना चाहते हैं कि एल्कोहल के साथ लगभग समान अणुभार के जो दूसरे कार्बनिक यौगिक जैसे एल्केन, ईथर, एल्किल हैलाइड, अगर उसकी बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर करें तो इन सभी में आप देखेंगे तो आपको एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा मिलेगा। रीज़न हाइड्रोजन बॉन्ड, सिंपल हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। अब आप देखिए ये C2H5OH हमने लिया है और ये CH3OH, तो ये तो समावयवी हो गए दोनों एक दूसरे के, क्रियात्मक समूह समावयवी। अणुभार इसका भी 46, इसका भी 46, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट में फ़र्क देखो कितना है। यहाँ है -24, मतलब ये सामान्य ताप पर गैसीय अवस्था में होगा और ये सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में होगा। ये गैस है और ये लिक्विड है, तो ये द्रव अवस्था में और ये बेटा गैस अवस्था में। रीज़न हाइड्रोजन बॉन्ड। इसमें देखो जरा, यहाँ तो पूरा का पूरा हाइड्रोफोबिक हिस्सा ही है, ये एल्केन है, अणुभार लगभग बराबर है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट देखो बहुत कम है। रीज़न यही है कि यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड जैसी कोई संभावना नहीं है। वैसे इन तीनों में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, यहाँ भी बॉइलिंग पॉइंट कम है, यहाँ भी बॉइलिंग पॉइंट कम है और यहाँ बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है। तो अगर आप कंपेयर करें एल्केन, समावयवी ईथर और एल्किल हैलाइड के साथ एल्कोहल को, और लगभग समान अणुभार के अगर हम कंपाउंड ले लें तो उनमें एल्कोहल का बीपी सबसे ज़्यादा। रीज़न हाइड्रोजन बॉन्ड, सिंपल रीज़न हाइड्रोजन बॉन्ड। इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और इन सभी में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता है, तो इसलिए इसका बीपी ज़्यादा होता है, ठीक है। अब सॉल्युबिलिटी चेक करते हैं, विलेयता चेक कर लेते हैं। अगला पार्ट सॉल्युबिलिटी को लेकर के है, ठीक है। अब सॉल्युबिलिटी दो तरीके से आप देख सकते हैं। आप जानते हैं एलडीएल का एक कॉन्सेप्ट बताया था, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। विलेय जैसा होगा वो उसी प्रकार के विलायक में घुलेगा। ध्रुवीय विलेय ध्रुवीय विलायक, अध्रुवीय विलेय अध्रुवीय विलायक, ठीक है। एल्कोहल की बात है तो यहाँ मोस्ट डोमिनेटिंग फैक्टर जो है वो है हाइड्रोजन बॉन्ड,
जो ज़्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर है वो हाइड्रोजन बॉन्ड। देखिए पोलरिटी तो आ ही रही है, ध्रुवीय नेचर तो पैदा हो ही रहा है यहाँ पर, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो ज़्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर में आ जाएगा। तो अब होगा क्या, एल्कोहल जो है वो जल में पूर्ण विलय होते हैं। पहली कंडीशन, क्यों घुलते हैं, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। एल्कोहल और पानी के अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। जैसे ये एल्कोहल का अणु है, ये पानी का अणु है HOH, ये ROH। तो एल्कोहल और पानी के अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है अंतरा अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ध्यान रखेंगे, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, या कह सकते हैं आप अंतरा अणुक, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है बेटा। इसीलिए एल्कोहल पानी में पूरी तरह से घुल जाता है। ठीक, अब इसका दूसरा हिस्सा देखो, जैसे जैसे अणुभार बढ़ेगा, जैसे जैसे अणुभार बढ़ेगा विलेयता क्या हो जाएगी, घटती जाएगी। हमने अभी शुरू में बताया था आपको कि एल्कोहल में 2 पोर्शन होता है। जैसे ये ROH है, एल्कोहल में 2 पोर्शन, ये वाला पोर्शन हाइड्रोफिलिक है, जल स्नेही है, हाइड्रोफिलिक पोर्शन है, और ये वाला पोर्शन जो है वो हाइड्रोफोबिक है। क्या है बेटा, हाइड्रोफोबिक। तो अगर इसके नंबर्स बढ़ेंगे, अगर इसके नंबर्स बढ़ेंगे तो हाइड्रोफोबिक मतलब जल विरोधी पोर्शन अगर बढ़ेगा तो विलेयता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो R के नंबर्स बढ़ने, जैसे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल की बात आप कर रहे हो तो OH तो नहीं बढ़ने वाला, लेकिन R अगर बढ़ेगा, मेथनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, तो R बढ़ेगा तो जल विरोधी हिस्सा बढ़ने से जल में विलेयता एल्कोहल की क्या होगी, घटती जाएगी। क्लियर, एक रीज़न ये, एक रीज़न ये था इसका। दूसरा फैक्ट ये है सॉल्युबिलिटी में कि एल्कोहल जो है कार्बनिक विलायकों में पूरी तरह से घुल जाते हैं। सिंपल है, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में बड़ी आसानी से घुल जाएंगे। ठीक है, अब अगला फैक्ट है लास्ट, एल्कोहलेट बनाना। इस पार्ट का लास्ट टॉपिक फिजिकल प्रॉपर्टी में एल्कोहलेट बनाना, एल्कोहलेट फॉर्मेशन। एल्कोहलेट को आप ऐसे रिजेंबल कर सकते हैं जैसे आप हाइड्रेट लिखते हैं। जैसे अगर आप क्रिस्टल सॉल्ट में डबल सॉल्ट देखें या मोनो सॉल्ट भी देखें, जैसे MgSO4.7H2O, FeSO4.7H2O होता है, कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2O, नीला थोथा हरा कासिस होता है, ऐसे फिटकरी .24H2O। तो ये क्या होते हैं, ये हाइड्रेट वाटर होते हैं। हाइड्रेट मतलब हाइड्रेट पानी के साथ बने हुए क्रिस्टलन जल के अणु हैं ये। तो जो लवण है उसके साथ क्रिस्टलन जल के अणु शामिल हो जाते हैं, जिसमें कुछ ना कुछ नंबर्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होता है। सोडियम कार्बोनेट, डेकाहाइड्रेट, Na2CO3.10H2O। तो जैसे पानी इन लवणों के साथ या इन लवणों के साथ हाइड्रेट बनाता है, वैसे एल्कोहल भी एल्कोहलेट बनाता है। हाइड्रेट, एल्कोहलेट, क्या बेटा, एल्कोहलेट। क्लियर, अलग अलग हैं। सॉल्ट क्रिस्टल फॉर्मेशन होगा, जैसे कॉपर सल्फेट, मेथनॉल और एथेनॉल। ध्यान रखिएगा, जो छोटे एल्कोहल हैं उन्हीं के साथ होता है, जो बड़े एल्कोहल हैं उनके साथ नहीं होता। मेथनॉल, एथेनॉल मोस्टली वही है जो निम्न समजात एल्कोहल है, मेथनॉल और एथेनॉल, यही जो है एल्कोहलेट फॉर्मेशन करते हैं विभिन्न प्रकार के लवणों के साथ, विभिन्न प्रकार के धातु लवणों के साथ। अब देखो जरा, कॉपर सल्फेट ये 2CH3OH तो बन गया CuSO4.2H2O, ऐसे 2CH5OH। तो नाम क्या हो गया, कॉपर सल्फेट डाई मेथनोलेट, कॉपर सल्फेट डाई एथेनोलेट, कैल्शियम क्लोराइड, टेट्रा मेथनोलेट, टेट्रा एथेनोलेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, हेक्सा मेथनोलेट, हेक्सा एथेनोलेट, इस तरह से। क्लियर, तो ये हाइड्रेट फॉर्मेशन की तरह ही एल्कोहलेट बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, एल्कोहलेट। और यही बड़ा रीज़न है, यही बड़ा रीज़न है, अगर इसके साथ कंपेयर करें हम, तो इसीलिए अगर हमें एल्कोहल को निर्जलीकृत करना हो, एल्कोहल को अगर हमें निर्जलीकृत करना हो या निर्जल एल्कोहल प्राप्त करने के लिए CaCl2 का प्रयोग नहीं किया जाता है। यही रीज़न है कि अगर हमें निर्जल या एनहाइड्रस एल्कोहल चाहिए, विदाउट वाटर वाला एल्कोहल अगर चाहिए, तो उसके लिए अगर हमें डिहाइड्रेटिंग एजेंट कोई लेना पड़े, निर्जली कारक पदार्थ, तो उसमें निर्जल CaCl2 का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये जो है उसके साथ सॉल्ट बना लेता है। तो हाइड्रेट पानी को नहीं डिस्टर्ब करेगा, लेकिन ये सॉल्ट बना लेगा, तो हम उसको हाइड्रेट या जो वाटर को निर्जलीकृत करना चाहते हैं वो प्रोसेस परफॉर्म नहीं हो पाएगी। क्लियर, तो इसीलिए निर्जल एल्कोहल प्राप्त करने के लिए CaCl2 का प्रयोग नहीं किया जाता है। दैट इज़ वेरी गुड टॉपिक, ध्यान रखेंगे इसे। तो ये पूरा था फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कोहल्स के बारे में। आई होप कि बात समझ में आई होगी। इसके बावजूद भी अगर कुछ डाउट लगता है आपको तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर देंगे। तो नोट्स बनाते रहें, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।